देखो ये वोदरिंग हाउस बहुत अच्छी मूवी है और जो बुक है उससे काफी अलग है। मतलब जो बुक है वो अभी लंबी है और उसकी स्टोरी इस मूवी की कहानी से काफी अलग है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी भी ठीक है जिसे आप लोग देखकर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर अर्नशॉ जिनका बहुत बड़ा घर है जिसे ये लोग वोदरिंग हाउस कहते हैं। और मिस्टर अर्नशॉ थोड़े क्रूवल हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी दया भी है। तो वो रास्ते में आते हुए एक अनाथ बच्चे को गोद ले आते हैं जिसका नाम होता है हीथक्लिफ, जिसे कैथरीन बड़ा पसंद करती है और कैथरीन उसको अपना पेट बना के रखना चाहती है। और वहीं पर कैली नाम की इनकी एक नौकरानी है जो कैथरीन के खाने का पीने का सबका ध्यान रखती है। उसका धीरे धीरे समय बीतता है। कैथरीन और हीथक्लिफ दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं बचपन से ही। और ये सब देखते हुए कैली को बड़ा बुरा लगता है। फिर एक बार ये लोग घर आते हुए काफी लेट हो जाते हैं जिस वजह से मिस्टर अर्नशॉ अपनी बेटी कैथरीन को बहुत डांटते हैं, उसे पनिश करने वाले होते हैं। तभी कैथरीन को हीथक्लिफ बचाता है, वो इल्जाम अपने ऊपर लेकर कि मेरी वजह से कैथरीन घर आने में लेट हो गई। उसका मिस्टर अर्नशॉ हीथक्लिफ को कमरे में बंद करके मारते हैं। कैथरीन उसको रोकने की कोशिश करती है बट कैली दरवाजा बंद करके रखती है। तो हीथक्लिफ जख्मी अपने बिस्तर पर सोया होता है। उसके पास कैथरीन आती है, उसका हालचाल पूछती है कि तुम्हें पेन हो रहा है कि नहीं। हीथक्लिफ कहता है हाँ हो रहा है, अगर तुम मेरे पास रही तो मैं इस पेन से सर्वाइव कर जाऊंगा। तो कैथरीन पूरी रात उसके बिस्तर पर ही उसके बगल में सो जाती है। देखते ही देखते समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद भी ये बचपन में जैसे एक दूसरे से लड़ते थे, शरारत करते थे, बड़े होने के बाद भी ये वैसे के वैसे ही होते हैं। फिर हीथक्लिफ अपने घर पर आता है और जैसे वो बिस्तर पर बैठता है उसके बिस्तर के नीचे कैथरीन ने एग्स रख दिए होते हैं और वो सारे अंडे फूट जाते हैं। फिर वो कैथरीन के पास आता है, उसे वार्न करता है कि मैं भी तुम्हें ऐसे ही करके डराऊंगा। ये सब करते करते ये दोनों जवान हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं। इन दोनों के लिए एक नया एहसास होता है। इसी बीच में कैथरीन इनका जो वोदरिंग हाउस था उससे दूर एक और हाउस था जहाँ पर मिस्टर लिंटन अपनी बहन एनाबेल के साथ रहते हैं। तो उनके महल के आगे कैथरीन आ जाती है। मिस्टर एडगर लिंटन उसको अपने घर में बुलाते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर कैथरीन नोटिस करती है कि ये लोग काफी रिच हैं, एक रॉयल तरीके से लोग रहते हैं और यही चीज कैथरीन को काफी बदल देती है। वो भी ऐसे ही रहने लग जाती है और कैथरीन एडगर के घर से ही अपने घर पर लेटर्स भेजती है कि मैं एडगर के घर पर हूँ और यहाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और जब ये लेटर्स पढ़े जाते हैं तो हीथक्लिफ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और मिस्टर अर्नशॉ चाहते हैं कि कैथरीन एडगर लिंटन से शादी कर ले। तो तकरीबन 3-4 महीने बाद एडगर कैथरीन को बहुत सजाकर बड़ी गाड़ी में उसके घर पर भेजता है जहाँ पर उसका स्वागत होता है। और ये सब छुप छुप कर हीथक्लिफ देखता है और वो समझ जाता है कि कैथरीन अब बदल चुकी है। कैथरीन आती है, हीथक्लिफ से थोड़ी सी बात करती है। हीथक्लिफ भी कहता है कि तुम बहुत बदल चुकी हो, तुम वो पहले वाली कैथरीन नहीं रही। उसके बाद कैथरीन लेटी होती है, उसको नींद नहीं आती और उसे कुछ खड़खड़ की आवाजें आती हैं। तो वहाँ से उठकर आती है और देखती है नीचे कुछ छेद से, और नीचे इनका तबेले वाला जो घोड़ों की देखरेख करता है जोसेफ, वो एक लड़की के साथ BDSM वाला प्यार कर रहा होता है जिसे कैथरीन देखकर अनकंफर्टेबल होने लगती है लेकिन वो एंजॉय करती है। उसके पीछे से ही हीथक्लिफ आ जाता है, उसको पकड़ लेता है उसी पोजीशन में और ये दोनों थोड़ा और करीब आने लगते हैं उसी पोजीशन में। उसके कैथरीन काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो पहाड़ों के बीच में जाकर छुपकर मास्टरबेशन करना शुरू करती है। उसका पीछे करते हुए हीथक्लिफ भी उसके पास आ जाता है और वो उसके हाथों को छूकर मतलब चाट कर प्यार का नमक चख लेता है। और ये दोनों करीब आने ही वाले होते हैं, किस करने ही वाले होते हैं। वो हीथक्लिफ को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और आती है कैली के पास और कैली कैथरीन को बताती है कि मिस्टर एडगर उन्होंने आपके पिताजी को शादी का प्रस्ताव दिया है तो तुम उनसे शादी कर लो, हीथक्लिफ को छोड़ो। तो कैथरीन के सामने ये बहुत ही बड़ा फैसला लेना होता है उसको और वो कैली को कहती है ठीक है, जो हीथक्लिफ है वो तो काफी गंदा है, बदसूरत है और एडगर बहुत ही स्मार्ट है, एक रॉयल फैमिली में जन्मा है, एक जेंटलमैन है, तो मैं उसी से शादी करूंगी। और जब ये बात कहती है तो हीथक्लिफ सुन लेता है लेकिन हीथक्लिफ पूरी बात नहीं सुनता और वो फिर अपनी नौकरानी को ये बात साफ साफ कह देती है कि मिस्टर एडगर को मना कर दो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करूंगी हीथक्लिफ से क्योंकि मैं उसी से प्यार करती हूँ। पर ये सारी बातें हीथक्लिफ ने सुनी ही नहीं होती। हीथक्लिफ यहाँ से घोड़ा लेकर चला जाता है वोदरिंग हाउस हमेशा के लिए छोड़कर। उसके बाद कैथरीन हीथक्लिफ का 3 साल तक इंतजार करती है पर हीथक्लिफ नहीं आता और फाइनली लास्ट में कैथरीन शादी के लिए मान जाती है। वो एडगर को प्यार करती है, उससे करने की कोशिश करती है, धीरे धीरे ये रॉयल फैमिली में फिक्स होने की कोशिश करती है पर अंदर ही अंदर उसे काफी खालीपन लगता है क्योंकि जब वो हीथक्लिफ के साथ थी तो वो बिल्कुल आजाद थी, वो जब चाहे कहीं पर भी आ जा सकती थी, बचपन वाली शरारतें कर सकती थी, कोई भी उटपटांग हरकत कर सकती थी। लेकिन ये अब जिस पोजीशन पर है ये वो सब नहीं कर सकती, इसे एक डिसिप्लिन में रहना है, बचकानी हरकतें नहीं करनी है। और फिर अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट करने के लिए एडगर को कहती
कहती है कि आज ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन एडगर उसे वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं पाता जो एक दो बार हीथक्लिफ ने दिया था। उसकी डेली की रूटीन, उठना, तैयार होना, घर में रानी की तरह बैठना और रात को एडगर के साथ वो सब करना, ये अपनी लाइफ से बहुत ही बोर हो जाती है। और फिर एक दिन वो आती है अपने घर पर वुदरिंग हाइट्स में और वो देखती है कि इनके फादर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो शराब में डूब चुके हैं, शराब की लत उनको लग चुकी है और इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी आ चुका है। और वो कैथरीन से कुछ पैसा मांग रहे हैं कि अपने पति एडगर से पैसे मांगो, पर कैथरीन उससे गुस्सा होकर अपने घर आ जाती है। और फिर अगले दिन कैथरीन को खबर मिलती है कि हीथक्लिफ वापस आ चुका है और वो उसको ढूंढते हुए भागने लगती है। रास्ते में ही हीथक्लिफ मिलता है जो काफी सुंदर, हैंडसम और पैसे वाला इंसान बन चुका है। ये दोनों मिलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, लेकिन कैथरीन समझ जाती है कि अब बहुत ही लेट हो चुके हैं हम लोग। तो वो हीथक्लिफ को अपने घर पर इनवाइट करती है डिनर के लिए और वो आ भी जाता है। आने के बाद वो हीथक्लिफ से पूछती है कि तुम ये 4 सालों में कहाँ थे, तुम कैसे इतने अमीर बने। लेकिन हीथक्लिफ उसे इग्नोर करता है, एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है, ठीक से किसी से भी बात नहीं करता और डिनर करने के बाद सबसे हाय हेलो करके वो चला जाता है। और फिर अगले दिन एनाबेल और कैथरीन दोनों एक साथ होते हैं। वहीं पर एनाबेल कैथरीन को कहती है कि मुझे हीथक्लिफ बहुत पसंद आने लगा है, वो काफी स्मार्ट, हैंडसम है और मैं उसके प्रति खींची जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कैथरीन उसकी बातें सुनकर जलने लगती है और वो कहती है कि तुम हीथक्लिफ से दूर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। ये बात सुनकर एनाबेल को काफी अजीब लगता है। फिर अगले दिन एडगर हीथक्लिफ को अपने घर पर बुलाता है। वहाँ पर कैथरीन उसके पास आती है और कहती है कि तुम काफी स्मार्ट हो चुके हो और अब तो तुम पर लड़कियां भी मरने लगी हैं। ये जो एनाबेल है वो तुम्हें अपना क्रश मानने लगी है, तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती है। हीथक्लिफ यहाँ पर कैथरीन को कहता है कि मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और कोई मेरे दिल पर राज नहीं कर सकता। और वो कैथरीन के करीब आकर उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन इसको मना कर देती कि नहीं, अब मैं शादीशुदा हूँ। और यहाँ पर वुदरिंग हाइट्स में मिस्टर अंसो से उनका वुदरिंग हाइट्स हीथक्लिफ ले लेता है और कुछ दिन बाद मिस्टर अंसो की मौत हो जाती है और वुदरिंग हाइट्स अब हीथक्लिफ का हो चुका है। और यहीं पर कैथरीन आती है, हीथक्लिफ उसको मिलता है और दोनों को बचपन से आज तक का सारा इंसिडेंट इनको नजर आने लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते थे। यहाँ पर वुदरिंग हाइट्स में पूरा इन्होंने बचपन यहाँ पर काट लिया और दोनों के बीच में कुछ कुछ होने भी लगता है। फिर कैथरीन के फादर का यहाँ पर फिनरल होता है, मतलब उनको दफना दिया जाता है, जो भी रस्म होती है वो पूरी होती है। फिर ये दोनों साइड में आकर एक दूसरे को प्यार करते हैं, किस कर लेते हैं और ये सब करते हुए उनके घर की नौकरानी कैली देख लेती है और वो कैथरीन को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मत करो, लेकिन कैथरीन रुकती ही नहीं है। ये दोनों रोजाना जगह जगह मिलते हैं और वो सब करते रहते हैं। और वुदरिंग हाइट्स में भी जहाँ पर ये दोनों बचपन में साथ सोते थे वहाँ पर भी ये दोनों वो सब करते हैं। ये सब देखने के बाद कैली कैथरीन को समझाती है कि देखो तुम अब शादीशुदा हो, हीथक्लिफ के पास जाना छोड़ दो। उसके जहाँ पर कैथरीन कहती है कि तुम सच सच बताओ, जब तुम मुझसे एडगर का रिश्ता लेकर आई थी, उसके शादी की बात मुझसे कर रही थी, तो सच बताओ। हीथक्लिफ साइड में खड़ा होकर सुन रहा था ना, और ये सब तुम्हारा प्लान था ना उसको मेरी लाइफ से दूर करने का। कैली कहती है हाँ, पर मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, सही तुम्हारे लिए एडगर है। लेकिन कैथरीन कैली को कहती है कि नहीं, मेरे लिए हीथक्लिफ ही बेस्ट है, अब तुम्हें जो करना है वो करो। तो कैली ये सारी बातें आकर एडगर को बता देती है और एडगर कैथरीन पर पाबंदी लगा देता है कि तुम अब बाहर नहीं जाओगी। और वहाँ हीथक्लिफ कैथरीन का इंतजार करता रह जाता है, लेकिन कैथरीन आ ही नहीं पाती और वो अपने घर में बड़ी खोई खोई रहती है। 3-4 दिन से वो हीथक्लिफ से मिली नहीं होती और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और ये सब कुछ एडगर नोटिस भी करता है। फिर रात को ही इनके घर के शीशे पर हीथक्लिफ पत्थर मारता है जिससे शीशा टूट जाता है। तो कैथरीन कहती है मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या हुआ, और वो बाहर आती है जहाँ पर मिलता है हीथक्लिफ और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दरवाजे पर ही। और ये सब कुछ एडगर देखता भी है पर वो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर 1-2 दिन बाद ये लोग फिर से मिलना शुरू कर देते हैं और एक दिन कैथरीन हीथक्लिफ को बता देती है कि देखो अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हीथक्लिफ कहता है क्या ये मेरा बेबी है, पर कैथरीन कहती है कि नहीं तुम्हारा नहीं है, ये एडगर का है। लेकिन हीथक्लिफ कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो, एडगर को छोड़ दो। पर कैथरीन कहती है कि नहीं, अब हमारा बहुत हुआ, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो अब जाओ। तो हीथक्लिफ कहता है कि अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आऊंगा और तुम्हें बहुत ही जलाऊंगा। लेकिन कैथरीन इसकी नहीं सुनती। उसके बाद रात को ही हीथक्लिफ एनाबेल के पास आता है और वो पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, मैंने सुना है। तो एनाबेल कहती है हाँ, और मुझे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करनी है जो मेरे अंदर भरा हुआ है। तो हीथक्लिफ कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं एक जिम्मेदार हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा, ये सब मैं सिर्फ कैथरीन को जलाने के लिए करूंगा, तो बोलो मंजूर है। तो एनाबेल कहती है हाँ। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इनकी शादी की खबर जब कैथरीन को लगती है तो कैथरीन को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। उसके बाद हीथक्लिफ और एनाबेल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, BDSM वाला प्यार जो अक्सर कैथरीन करना चाहती थी हीथक्लिफ के साथ। और ये सब लेटर में लिखकर कैथरीन के पास भेजते हैं उसको जलाने के लिए। लेकिन वो सारे लेटर्स को कैली रिसीव करती है और जलाती रहती है और कैथरीन
कैली से पूछती भी है क्या हीथक्लिफ का कोई लेटर आया मेरे लिए, लेकिन वो उसको मुंह पे झूठ बोलते हुए उसके लेटर जलाती रहती है। यहाँ हीथक्लिफ परेशान हो जाते हैं कि मैंने इतने लेटर्स भेजे पर कैथरीन का एक भी रिप्लाई नहीं आया, क्या उसने मुझे अपने दिल से सच में निकाल दिया होगा। उसके बाद एनाबेल फिर से एक लेटर कैथरीन के लिए लिखती है जिसमें हीथक्लिफ ने अपने प्यार का इजहार कैथरीन को किया होता है, पर लेटर्स को कैली जलाती रहती है। और यहाँ पर कैथरीन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो कैली को कहती भी है कि मेरे पेट में जो बेबी है वो मर चुका है, लेकिन कैली को लगता है कि ये मजाक कर रही है, ये झूठ बोल रही है। और वो एनाबेल का हाल लेने के लिए वुदरिंग हाइट्स में आकर देखती है कि एनाबेल को हीथक्लिफ ने एक डॉगी बनाकर रखा हुआ है, उसको वैसे ही ट्रीट कर रहा है। हीथक्लिफ उसको बुला रहा है, उसके मुंह में खाना खिला रहा है एकदम डॉगी की तरह। तो कैली कहती है कि चलो अपने घर पर, यहाँ क्या कर रही हो। तो एनाबेल कहती है कि यही मेरा घर है और वो मेरे मास्टर हैं, मैं उनकी डॉगी हूँ और ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो कैली तुम जाओ। यहाँ पर कैथरीन फिर से कैली से पूछती है कि मेरे लिए कोई लेटर आया, लेकिन कैली उसके सामने ही लेटर्स जलाती है और कहती है तुम्हारे लिए अभी तक कोई लेटर नहीं आया। समय बीतता है, हीथक्लिफ लेटर्स पे लेटर भेजता रहता है इंतजार में कि कैथरीन उसका एक लेटर पढ़े और उसके पास वापिस आ जाए, पर समय बीतता रहता है और कैथरीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और कैली ये सब देखती है। कैथरीन कहती है कैली से कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो कैली कहती है कि मुझे बुरा लगता था कि जो चीज मुझे मिलनी चाहिए, मतलब कि तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ थी लेकिन तुम फिर भी कचरे में कूड़े में रहना चाहती थी और मैं तुम्हारी लाइफ जीना चाहती थी, पर मैं गरीब थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था, पर मैंने तुम्हारी लाइफ को बेटर किया और मुझे माफ कर दो। जब तुमने कहा कि तुम्हारा बेबी मर चुका है, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई। और कैथरीन कैली के कान में कहती है क्या हीथक्लिफ का कोई लेटर आया, और कैली यहाँ पर उसको कुछ नहीं कहती। उसका कैथरीन अंत में मर जाती है और जब ये खबर हीथक्लिफ को लगती है तो बहुत रोता है और भागा भागा आता है एडगर के पास और एडगर कहता है कि उसे मत देखो, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन हीथक्लिफ कैली के पास आता है और उसके सामने उसके बचपन के सारे सीन्स आने लगते हैं। पूरा बचपन उसके सामने आ जाता है कि हम दोनों ने कितना एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, एक दूसरे से प्यार किया, बचपन में एक साथ सोते थे। और हीथक्लिफ कैथरीन के मरने के बाद भी उसको अपने सीने से लगा लेता है और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी ट्विस्टेड है, इसमें कैरेक्टर्स काफी कम हैं जो कहानी को बिल्कुल सिंपल बना देता है, लेकिन जो बुक है वो बहुत ही अजीब है। ये कहानी जनरेशन तक आगे चलती है, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।